राधे राधे आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। आज हिंदी साहित्य के सरल इतिहास की क्लास नंबर 13 है और द्विवेदी युगीन कविता हमें आज देखना था, तो चलिए शुरू करते हैं। इस युग में खड़ी बोली हिंदी काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इसमें प्रबंध काव्य भी लिखे गए। अनेक कवियों ने ब्रज भाषा छोड़ के खड़ी बोली को अपनाया। एक ओर खड़ी बोली को ब्रज भाषा के समक्ष काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, तो दूसरी ओर विकसित चेतना के कारण कविता नई भूमि पे संचरण करने लगी। रीति का विरोध निषेधात्मक था। सार्थक विरोध किसी रचनात्मक दिशा की ओर उन्मुख होता है। वास्तव में जो रीतिवाद का विरोध कर रहा था, वही एक नया भाव भी निर्मित कर रहा था। नए भावबोध का पहला लक्षण स्वच्छंदता की प्रवृत्ति थी, जो श्रीधर पाठक के काव्य में प्रकट हुई। रीतिबद्धता एवं प्रणाली निर्दिष्टता के विरोध और उसके प्रति विद्रोह का ये स्वाभाविक परिणाम था। जब जड़ शास्त्रीयता भावधारा को जड़ उबाऊ एवं गतकालिक बना देती है, तब काव्यधारा का विकास स्वच्छंद मार्ग पे चल के होता है। ये मार्ग लोक जीवन और प्रकृति के बीच से होकर जाता है। लोक जीवन काव्य को ताजगी देता है। इसमें थोड़ी बहुत रहस्य भावना भी आ जाती है। इस प्रवृत्ति को स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म कहते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि काव्य की यह प्रवृत्ति भाषा और छंदों में भी दिखाई पड़ती है। साहित्यिक भाषा लोक भाषा की ओर मुड़ती है और साथ ही छंदों पर भी लोक प्रचलित लय और धुनों का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अब आते हैं श्रीधर पाठक, जिनका जन्म 1876 में और निधन 1928 में हुआ। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। ध्यान देंगे, खड़ी बोली के पहले कवि श्रीधर पाठक हैं, जिनमें इस काव्यगत स्वच्छंदता के दर्शन हुए। पाठक जी पहले ब्रजभाषा में कविता करते थे। उनका प्रकृति प्रेम ब्रजभाषा काव्य में भी प्रकट हो चुका था। खड़ी बोली उनके भावबोधों के अधिक अनुकूल थी। 1900 में उन्होंने गुणवंत हेमंत नाम की कविता लिखी। इसमें प्रकृति को किताबी तरह से नहीं, अपनी आँखों से देखा गया था। इसमें ज्वार, बाजरा, खरीफ, रबी, सौफ, सोआ, पालक आदि का वर्णन है। रीतिवादी काव्य में इन सामान्य चीज़ों को काव्य की भूमि से अलग रखा जाता था। पंक्ति है कि खरीफ के खेतों में अब सुनसान है, रब्बी के ऊपर किसान का ध्यान है। जहाँ तहाँ रहट परोहे चल रहे, बरहे जल के चारों ओर निकल रहे। जौ गेहूं के खेत सरसों सरस घनी, दिन दिन बढ़ने लगी विपुल शोभा सनी। सुघर सौफ सुंदर कुसुम की क्यारियाँ, सोआ पालक आदि विविध तरकारियाँ। अपने अपने ठौर सभी ये सोहते, सुंदर शोभा से सबका मन मोहते। यह सौंदर्य बोध रीतिवादी सौंदर्य बोध से भिन्न था। आसपास फैले हुए जीवन में ही यहाँ सौंदर्य दिखलाई पड़ता है। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना ख्याल या लावनी की लय पे की है। एकांत की तलाश भी प्रकृति में रमने की प्रवृत्ति का द्योतक है। इन्होंने गोल्ड स्मिथ की पुस्तक द ट्रैवलर का छंदोबद्ध अनुवाद शांत पथिक नाम से किया है और उजड़ ग्राम नाम की इनकी ब्रजभाषा में एक रचना है। इन्होंने छंदों को नए ढांचे में ढाला। ऐसा करने में वे लय एवं प्रवाह का ध्यान
रखते थे। कुछ कविताएं इन्होंने अतुकांत और दुरांतर प्रवाही वाक्य विधान, जिसे अंग्रेजी में रन ऑन कहते हैं, इसमें की है। इसमें वाक्य लंबे होते हैं और वे पंक्ति के साथ नहीं, किसी भी पंक्ति के बीच में समाप्त हो सकते हैं। जैसे सांध्यटन की ये पंक्तियां देख लीजिए। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था। अटन का समय था, रजनी का उदय था। प्रसव के काल की लालिमा में लसा, बाल शशि व्योम की ओर था आ रहा। इस समय के कवियों ने पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक को आधार बना के ही प्रबंध काव्य लिखे हैं, और ऐसे कवियों में पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध काल क्रम की दृष्टि से पहले आते हैं। इनका प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित हुआ, और प्रिय प्रवास की रचना का एक उद्देश्य तो खड़ी बोली हिंदी में महाकाव्य के अभाव की पूर्ति करके यह दिखाना था कि इस भाषा में भी महाकाव्य रचा जा सकता है। साथ ही साथ प्रिय प्रवास के माध्यम से हरिऔध ने कृष्ण कथा को नए मूल्यों के साँचे में ढालने का प्रयास किया। कृष्ण कथा की अलौकिक घटनाओं को बुद्धि संगत एवं विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करने की चेष्टा की। जैसे गोवर्धन धारण की घटना को उन्होंने इस रूप में प्रस्तुत किया कि लख अपार प्रसार गिरिंद में, ब्रजधराधीप के प्रिय पुत्र का सकल लोग लोग कहने उसे, रख लिया है उंगली पर श्याम ने। अर्थात कृष्ण ने इंद्र के कोप से लोगों को बचाने के लिए इतना उद्यम किया कि लोगों ने कहा कि उन्होंने गोवर्धन को अंगुली पे उठा लिया। इसमें कृष्ण को केवल राधा से प्रेम करते नहीं चित्रित किया गया है, इसमें नवधा भक्ति की लोक परक व्याख्या भी की गई है। इसमें कृष्ण को जननायक का रूप भी दे दिया गया है। तत्कालीन राजनीतिक दबाव तथा सामाजिक आंदोलनों का प्रभाव इस कृति में खुलकर पड़ा है। प्रिय प्रवास में संस्कृत के अनेक छंदों का व्यवहार किया गया है, जो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव ज्ञात होता है। प्रिय प्रवास की भाषा तत्सम बहुला है, कहीं कहीं तो केवल सहायक क्रिया ही हिंदी की है, बाकी पूरी पंक्ति संस्कृत की। जैसे ये पंक्ति देख लीजिए, रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कालिका राकेंदु बिंबावना। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कालिका राकेंदु बिंबानना। श्री राधा मृदुभाषिणी मृग दृगी माधुर्य सन्मूर्ति थी। हरिऔध जी उर्दू के छंदों का भी इस्तेमाल अधिकार पूर्वक कर सकते थे। वे तत्सम पदावली भी लिख सकते थे और बोलचाल की मुहावरेदार जबान में भी। चोखे चौपदे ऐसे ही चौपदों का संग्रह है। जैसे इनकी एक पंक्ति है, बड़ी फेमस है, याद रखिएगा, चोखे चौपदे में कि क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पालिसी बुरी तेरी। हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। पद्य प्रसून और वैदेही वनवास इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं। अब आते हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म 1886 और निधन 1964 में हुआ था। हिंदी के लोकप्रिय कवि मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई रचनाएं सरस्वती में 1906 से छपने लगी थी। गुप्त जी की कविताओं में राष्ट्रीय भावना चरम विकास पर पहुंची। गुप्त जी को भारत भारती से बहुत अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। भारत भारती में देश के अतीत वर्तमान का चित्र खींचा गया था और भविष्य की सुखद कामना की गई थी। गुप्त जी की कविताओं से खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने में अभूतपूर्व सहायता मिली। भारत भारती की पंक्तियां हिंदी भाषी क्षेत्र के शिक्षित जनों को कंठस्थ थी। कविता से जन जागरण का काम यदि किसी ने सबसे अधिक सफलता के साथ किया तो वो गुप्त जी ने किया। वस्तुतः गुप्त जी
इसी कृति के कारण राष्ट्र कवि कहलाए। किसके कारण? भारत भारती के कारण। गुप्त जी व्यापक संवेदना के रचनाकार हैं। गुप्त जी व्यापक संवेदना के रचनाकार हैं। उन्होंने अपने युग के भावबोध को समग्रता में ग्रहण करके उसे चित्रित किया है। आधुनिक हिंदी काव्य में वैष्णव उदारता के वे प्रतिनिधि हैं। संकीर्णता की गंध न उनके व्यक्तित्व में थी न कृतित्व में। उनकी कविता का विषय क्षेत्र भी व्यापक है और भारत के प्रायः सभी धार्मिक मतों एवं विश्वासों का समाहार उनकी काव्य भावना में हो गया है। हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में प्रबंध काव्य सबसे अधिक किसी ने लिखा है तो वो गुप्त जी ने ही लिखा है। उनकी वास्तविक काव्य प्रतिभा प्रबंध काव्यों में ही दिखाई पड़ती है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है। आगे दिया है कि गुप्त जी के प्रबंध काव्य अधिकांशतः पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथानक पे आधारित हैं। इन प्रबंध काव्यों की मूल संवेदना आधुनिक है और इनमें अतीत को नए बोध के अनुसार व्याख्यायित किया गया है। इनमें विकसित चेतना के आलोक में अपने धार्मिक ऐतिहासिक महापुरुषों को देखा गया है। गुप्त जी ने धार्मिक विश्वासों को आहत किए बिना कथा के भाव पक्ष को नए बोध से युक्त कर दिया है। अब गुप्त जी के प्रबंध जो इस प्रकार हैं, जैसे सबसे पहले है साकेत। विशद प्रबंध काव्य है और इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बना के राम कथा कही गई है। तो साकेत प्रबंध काव्य में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बना के राम कथा कहा गया है। यशोधरा, इसकी नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है। और विकट भट्ट, ये जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा है जिसमें वचन निभाने का वर्णन है। रंग में भंग, यह राजपूती आन की कथा है। गुरुकुल, सिख गुरुओं की कथा है। किसान, यह एक सामान्य किसान के जीवन की संघर्ष कथा है। सिद्धराज, पलासी का युद्ध के अतिरिक्त जयद्रथ वध और पंचवटी उनके विख्यात प्रबंध काव्य हैं। स्वतंत्रता उत्तर भारत में भी गुप्त जी ने जय भारत नाम से महाभारत की कथा लिखी है। गुप्त जी की संवेदना की व्यापकता का प्रमाण मार्क्स के पुत्र जैनी पर रचित जैनी नामक कृति है। गुप्त जी की कृतियों में आधुनिक युग के लोकोन्मुखता मानवीय करुणा के साथ घुल मिल गई है। उन पर गांधीवाद का प्रभाव अस्पष्ट है। वे अतीत के प्रेमी हैं किंतु वर्तमान की विषमता को देखने से कतराते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे नए विचारों का स्वागत करने में पीछे नहीं रहते, इसीलिए उनका अतीत प्रेम भविष्योन्मुख है। वे लोक की महिमा प्रतिष्ठित करने वाले रचनाकार हैं। साकेत के राम घोषणा करते हैं क्या? संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। गुप्त जी मानववादी रचनाकार हैं और राम के प्रति उनका यह निवेदन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लिखते हैं कि राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ। तो लिखते हैं कि राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। प्राचीन कथा में नया भावबोध भरने का उद्योग हरिऔध ने प्रिय प्रवास में किया था और गुप्त जी ने भी वही काम साकेत में किया। किंतु गुप्त जी की संवेदना व्यापक तो थी ही, उनमें रचनात्मक क्षमता भी अधिक थी। इसीलिए उनकी रचनाओं में प्राचीन आख्यानों में आधुनिक बोध कलात्मकता के साथ रच बस गया है
और उतरा कर अलग नहीं दिखाई पड़ता। गुप्त जी की कृतियों में पारिवारिकता केंद्रीय संवेदना के रूप में उभरती है। संयुक्त परिवार भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। स्वाधीनता की चेतना काव्य में अरूप नहीं रहती, उसका दबाव मानवीय संबंधों पर भी पड़ता है। गुप्त जी के यहाँ पारिवारिक संबंधों का चित्रण नई चेतना के आलोक में किया गया है। उर्मिला, कैकई, यशोधरा, लक्ष्मण, तथागत सब में कुछ ना कुछ नवीनता है। गुप्त जी पारिवारिकता में जो मार्मिकता पैदा करते हैं उसे देखकर कहीं कहीं तो भवभूति की याद आ जाती है। इसी से संबंध गुप्त जी की नारी भावना है। नारी परिवार के केंद्र में होती है। नई चेतना ने भारतीय नारी जीवन की पीड़ा को पहचाना और नारी भावना को पहचानने और उसका चित्रण करने में गुप्त जी हिंदी काव्य के इतिहास में बेजोड़ हैं। नारी पात्रों पर स्थितियों का जो प्रभाव पड़ता है उसका चित्रण गुप्त जी अचूक स्वाभाविकता एवं मनोवैज्ञानिकता के साथ करते हैं। उनके नारी पात्र स्वाभिमानी, देशभक्त, कर्तव्यपरायण होकर अपनी निजी वेदना खो नहीं देते। साकेत की उर्मिला, यशोधरा की गोपा इस दृष्टि से बहुत जटिल किंतु स्वाभाविक और आधुनिक पात्र है। भारतीय नारी के जीवन के विषय में ऐसे मार्मिक उक्ति पूरे भारतीय साहित्य में शायद ही कहीं मिले। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। गुप्त जी ने मुक्तक भी कम नहीं लिखे। उनके मुक्तक व्यवस्थित होते हैं। भाषा का प्रवाह चाहे उनमें भले न मिले किंतु स्थिति योजना की दृष्टि से वे चुस्त होते हैं। गुप्त जी ने कुछ बंगला काव्य कृतियों का अनुवाद भी किया है, जैसे माइकल मधुसूदन दत्त के मेघनाथ वध का उत्तम अनुवाद उन्होंने किया है। वह काव्यानुवाद का अभी तक प्रतिमान है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, क्या लिखा है कि गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से ये निस्संदेह हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। भारतेंदु के समय से स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी उसका विकास भारत भारती में मिलता है। इधर के राजनीतिक आंदोलनों ने जो रूप धारण किया उसका पूरा इतिहास पिछली रचनाओं में मिलता है। इनमें हम सत्याग्रह, मनुष्यत्ववाद, विश्व प्रेम, किसानों और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम सबकी झलक पाते हैं। यह पहले कहा जा चुका है कि गुप्त जी की रचनाओं से खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित और सम्मानित हुई। इनके पथ प्रदर्शक पंडित द्विवेदी थे। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में मांझने का प्रयास इनकी रचनाओं में साफ झलकता है। गुप्त जी ने गीत और गेय पद भी लिखे हैं। हरिगीतिका गुप्त जी का प्रिय छंद है, ये ध्यान देंगे, तभी तो हरिगीतिका के बादशाह कहे जाते हैं। प्रबंध काव्यों में यथास्थान, वाक चातुरी, संवादात्मकता और वक्तृता पाई जाती है। कहीं कहीं तुकों का मुंह अखरता है, जैसे ये निरंतर नए नए विषयों की ओर मुड़ते गए हैं, वैसे ही शिल्प की ओर भी। गुप्त जी ने अतुकांत रचनाओं में भी सफलता पाई है। मेघनाथ वध का अनुवाद इन्होंने अतुकांत कविता में किया। बाद में यह छंद प्रवृत्ति प्रसाद और निराला की रचनाओं में भी मिलती है। छायावाद के दौर में गुप्त जी ने उस ढंग की भी कविताएं लिखी। गुप्त जी यद्यपि स्वतंत्रतायुत्तर भारत में नई कविता के आंदोलन के समय तक रचनारत रहे,
किंतु प्रमुख काव्य प्रवृत्ति की दृष्टि से इन्हें छायावाद पूर्व काल का ही रचनाकार मानना उचित होगा। अब आते हैं राम नरेश त्रिपाठी, जिनका जन्म 1889 निधन 1962 में हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी के काव्य में श्रीधर पाठक की भांति स्वच्छंदता की प्रवृत्ति मिलती है। इन्होंने भी प्रबंध काव्य लिखे हैं, लेकिन इनके प्रबंध काव्य पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों पर आधारित नहीं हैं। इन्होंने देश के राजनीतिक वातावरण के अनुसार कथा की कल्पना की है। इस दृष्टि से ये विशिष्ट प्रबंधकार हैं। कथा कल्पना की यह प्रवृत्ति स्वच्छंदता की द्योतक है। उनकी कथा कल्पना में नर नारी का मनोविज्ञान, युगीन भावबोध एवं प्रकृति की रमणीयता सबका योगदान है। प्रेम की भावना और कर्तव्य का विवेक बोध, इन दोनों के द्वंद्व में देश प्रेम को बलवती भावना बताकर कवि ने प्रेम को विस्तार दिया है। शुक्ल जी के शब्दों में देखेंगे तो शुक्ल जी कहते हैं कि देशभक्ति को रसात्मक रूप त्रिपाठी जी द्वारा प्राप्त हुआ। त्रिपाठी जी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य हैं मिलन, पथिक और स्वप्न। त्रिपाठी जी देश के स्वतंत्रता सेनानी भी थे। केवल साहित्यकार ही नहीं, वे कई बार जेल गए। देश के प्राय सभी भागों को उन्होंने भ्रमण किया था। इसलिए पथिक में दक्षिण भारत और स्वप्न में उत्तर भारत की प्रकृति का उन्होंने जो वर्णन किया है, उसमें प्रकृति की स्थानीय विशेषताएं उभरी हैं। उनके तीनों प्रबंध काव्यों में स्वाधीनता संग्रामरत भारतीय मानस की नैतिकता, त्याग एवं बलिदान की भावना का आग्रह है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी के काव्य में मनुष्य के कर्म सौंदर्य एवं प्रकृति के सौंदर्य का संश्लेषण है। उनके यहाँ प्रकृति का स्वाभाविक सौंदर्य मनुष्य के गहरे मनोरागों का चित्र बन जाता है। उनके काव्य में प्रकृति का स्वतंत्र व्यक्तित्व झलकता है। त्रिपाठी जी व्याकरण सम्मत एवं व्यवस्थित भाषा लिखने में सिद्ध कवि हैं। उनका वाक्य गठन चुस्त है। उन्होंने उर्दू में प्रचलित छंदों का भी प्रयोग कौशल पूर्वक किया है। इस युग के अन्य उल्लेखनीय कवि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाथूराम शर्मा शंकर, रामचंद्र शुक्ल और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं। द्विवेदी जी मूलतः भाषा एवं साहित्य के व्यवस्थापक थे। वे कविता करते समय भी नियमों की अवहेलना नहीं कर सकते थे। इसलिए उनकी कविता बहुत कुछ उनके सिद्धांतों के मेल में है। नाथूराम शर्मा शंकर आर्य समाजी थे। उनके काव्य में अंधविश्वास, रूढ़ि और पाखंड का विरोध तथा इन सब के प्रति व्यंग विनोद का भाव मिलता है और छंद संबंधी नियमों का पालन उनके काव्य में कड़ाई से किया गया है। पंडित रामचंद्र शुक्ल का काव्य संग्रह हृदय का मधुर भार नाम से छपा है, तो हृदय का मधुर भार शुक्ल जी का याद रखेंगे। उनकी कविताओं में प्रकृति के सहज सौंदर्य का चित्रण विशेष रूप से मिलता है। शुक्ल जी ने लाइट ऑफ एशिया नामक अंग्रेजी काव्य बुद्धचरित नाम से ब्रज भाषा में अनुदित किया है। और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही अब आते हैं। इनका एक उपनाम त्रिशूल भी था। ये स्वाधीनता प्रेमी और स्वच्छंद कवि हैं। उर्दू में भी ये बहुत अच्छी कविता करते थे। यद्यपि 1918 के आसपास हिंदी काव्य में छायावाद का उदय हो चुका था, किंतु इस दौर की प्रवृत्तियों वाली धारा बाद में भी प्रवाहित होती रही। ठाकुर गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा इतिवृत्तात्मक शैली में काव्य रचना करते रहे और श्याम नारायण पांडे ने हल्दी घाटी और जौहर नामक वीर रसात्मक प्रबंध काव्यों की रचना की। अब आता है गांधी युग का साहित्य, यथार्थ और स्वप्न की अभिव्यक्ति। 1920-47
1920 से लेकर 1947 तक के साहित्यिक कालखंड को हमने गांधी युग कहा है। क्यों? क्योंकि इस युग में हमारे स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व जिन नेताओं ने किया उनमें गांधी अग्रगण्य एवं सर्वाधिक मान्य है। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और दुर्भाग्य से उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त किया किंतु सत्ता के भागीदार नहीं हुए। पराधीन भारत में उन्होंने स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। वे विवेच्य युग के इतिहास पुरुष एवं संघर्ष नायक हैं। इस युग का साहित्य प्रधान रूप से इसी ऐतिहासिक संघर्ष की वाणी है। गांधी इकहरे राजनीतिज्ञ नहीं थे। वे राजनीति को धर्म और संस्कृति से अलग नहीं रखते थे। उन्होंने हिंदी प्रचार आंदोलन में अन्यतम योगदान किया और इन्हीं सब बातों का ध्यान में रख के हम इस कालखंड को गांधी युग कहना उचित समझते हैं। 1914 में गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से स्वदेश लौटे और महात्मा गांधी के कारण स्वाधीनता आंदोलन देश के कोने कोने में पहुंचा। अब राजनीति केवल गोष्ठी की बात नहीं रह गई, वो जन सामान्य तक पहुंची और अखिल भारतीय बनी। यह गांधी जी का महान योगदान था। इसके कारण स्वाधीनता आंदोलन भक्ति आंदोलन जैसा लोकोन्मुख एवं अखिल भारतीय आंदोलन बना। स्वाधीनता आंदोलन का लक्ष्य लौकिक, अधिक मूर्त एवं जनसामान्य के जीवन से अधिक संबद्ध था, इसलिए वह भक्ति आंदोलन से भी अधिक जीवंत बना। गांधी जी केवल राजनीति की बात नहीं करते थे, वे समग्र जीवन पर दृष्टिपात करते थे। इसलिए उनका प्रभाव राजनीति के अतिरिक्त वैचारिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों पर भी पड़ा। 1917 में रूस की अक्टूबर क्रांति का भारतीय नेताओं ने स्वागत किया और इस क्रांति का गंभीर प्रभाव जनमानस पर पड़ा। 1918 से लेकर 1947 तक का समय राजनीतिक संघर्ष के अभूतपूर्व रूप में तीव्र होने का समय है। इस काल में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने विदेशी स्वतंत्रता आंदोलनों से भी संबंध जोड़ा। अधिकांश देशी रियासतों के शासकों को छोड़कर भारतीय जनता के सभी वर्गों का हित ब्रिटिश साम्राज्यवाद को खदेड़ देने में था। इसीलिए वे सब स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हुए। इसीलिए स्वाधीनता संग्राम में गुणात्मक परिवर्तन आया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने उसी मात्रा में दमन चक्र भी तेज किया। 1919 में जलियांवाला बाग की घटना हुई और देश के औद्योगिक नगरों में हड़तालें होने लगी। 1921 के आसपास उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में किसान आंदोलन तीव्र हुआ और इसी वर्ष सुदूर दक्षिण में मोपला विद्रोह हुआ। उधर पंजाब में भी सिख किसान आंदोलन की राह पकड़ रहे थे। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित हुई और कांग्रेस के समाजवादी दल का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके नेता जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया। भारतीय राजनीति में किसान मजदूरों के संगठन पे बल देने वाला वामपंथ प्रभावशाली और मजबूत होता जा रहा था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज का संघर्ष, 1946 में नौसेना विद्रोह और विश्व युद्ध के उपरांत समाजवादी शक्तियों का बढ़ता हुआ प्रभाव, इन सब के परिणाम स्वरूप 1947 में भारत स्वाधीन हुआ। इसका यह अर्थ नहीं कि प्रतिक्रियावादी शक्तियां इस बीच सक्रिय नहीं थी। यहाँ प्रतिक्रियावादी शक्तियां सांप्रदायिकता का सहारा लेती थीं। उनके कारण भारत का विभाजन हुआ
और गांधी जी की हत्या हुई। इसका प्रभाव हमारे साहित्य पर पड़ना स्वाभाविक था। इस दौर में हिंदी साहित्य की अभूतपूर्व श्रीवृद्धि हुई। जिस प्रकार भक्ति आंदोलन ने हिंदी को कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा जैसे रचनाकार दिए, उसी प्रकार स्वाधीनता आंदोलन की देन प्रेमचंद, शुक्ल जी, निराला, प्रसाद, पंत और महादेवी वर्मा है। स्वाधीनता का लक्ष्य इस युग में अधिक स्पष्ट हुआ। वैज्ञानिक दृष्टि अधिक सक्रिय हुई और इस दौर में फ्रायड के मनोविश्लेषण का प्रभाव भी रचनाकारों पर पड़ा। अतः इस काल में रचित साहित्य पर इन सभी विचारों का प्रभाव मिलता है। इसी कारण साहित्य में जहाँ एक ओर यथार्थ को परखने की दृष्टि आई, वहीं दूसरी ओर कल्पना प्रवणता भी अवलोकित हुई। वैज्ञानिक दृष्टि स्वाधीन चेतना से मिलकर यथार्थ परक और कल्पनाशील हुई। यथार्थ परकता और कल्पनाशीलता ऊपर ऊपर से ही परस्पर विरोधी लगती हैं। वैज्ञानिक विकास जब ज्ञान के नए क्षितिज खोलता है तो मनुष्य इस ज्ञान के आलोक में जीवन जगत का नया परिचय प्राप्त करता है। वह इन्हें पहले से अधिक समझता है और यह यथार्थ की बेहतर परख हुई। लेकिन यही नई जानकारी उसे कल्पना के पंख भी प्रदान करती है। स्वाधीन चेतना केवल राजनीति के ही क्षेत्र में सक्रिय नहीं होती, वह दृष्टि, चिंतन और भाव क्षेत्र को भी नई संभावनाओं की ओर उन्मुख करती है। कल्पना भाव जगत को पुनर्व्यवस्थित करती है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इसी बात की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि ज्ञान के साथ भावना का भी विकास होता है। इस काल के साहित्य में यथार्थ का आग्रह और कल्पना का उपयोग दोनों दिखलाई पड़ते हैं। यथार्थ आग्रह प्रधानतः कथा साहित्य में और कल्पना प्रवणता काव्य के क्षेत्र में दिखलाई पड़ती है। कथा साहित्य में भी कल्पना प्रवणता है। प्रेमचंद में यथार्थवाद के साथ आदर्श और स्वच्छंदतावादी रुझान भी है। निराला, प्रसाद, पंत आदि के काव्य में यथार्थवादी रंग भी है। महादेवी की करुणा का संबंध यथार्थ की विषमता से है, जो खुलकर उनके रेखा चित्रों में प्रकट हुई। स्वाधीनता आंदोलन स्वाधीन मानसिकता के बिना असंभव था और 1918 से 47 तक का युग जिस प्रकार अपने यथार्थ से विक्षुब्ध था, उसी प्रकार एक स्वप्न भी निर्मित कर रहा था। आशा आकांक्षा के स्वप्न लोक के बिना संघर्ष नहीं हो सकता। इसीलिए भारत अपनी पराधीनता के यथार्थ से उबरने और स्वाधीनता के स्वप्न की पूर्ति के लिए संघर्षरत था। पराधीनता हमारे राष्ट्रीय कलंक थी और स्वाधीनता हमारा राष्ट्रीय स्वप्न। यथार्थ और आदर्श इस एक ऐतिहासिक स्थिति के दो पहलू थे। इसलिए इस दौर के साहित्य में ये दोनों साहित्य के प्रेरक हैं। यथार्थ चित्रण के लिए सबसे समर्थ विधा उपन्यास ही थी। याद रखेंगे कि यथार्थ चित्रण के लिए सबसे समर्थ विधा उपन्यास है और वह प्रेमचंद के चरमोत्कर्ष पे पहुंची। अब आता है उपन्यास। उपन्यास हैं, फिर प्रेमचंद के उपन्यास हैं। तो अब हम इसे देखेंगे अगली क्लास में। ठीक, द्विवेदी युग में जो उपन्यास लिखे गए उसे हम किस में देखेंगे? अगली क्लास में। तो इस क्लास अब यहीं पे इसे ब्रेक करते हैं और आप सभी लोग LT ग्रेड मेंस की क्लासेस शुरू हो गई हैं लक्ष्य बैच में और TGT PGT आगाज बैच में बहुत बढ़िया तैयारी हो रही है।
टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट, PDF टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। और LT मेंस के लिए हमने आपको बहुत बढ़िया से टॉपिक वाइज भी पढ़ाएंगे, व्याकरण का भी पूरा नोट्स बनवाएंगे बहुत बढ़िया शानदार तरीके से। लक्ष्य बैच में आज मैंने क्लासें दी होंगी, एक आध दो डेमो क्लास रहेगी भी, और फिर हमारा शुरू हो जाएगा। 13 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 13 के आगे अब मैं लक्ष्य बैच में 14-15 शुरू कर दूंगी, आज मिल जाएगा। तो मन लगा के पढ़िए और सब लोग जुड़ जाइए। परीक्षाएं नज़दीक हैं, लापरवाही मत करिए। हिंदी टीचर्स एकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहां से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए। व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। 94 52 86 93 35। फीस आपको पता है 999 है। तो जुड़िए और मन लगा के पढ़िए। हम मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।